हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ टिम्पल कौशिक और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रंथ परिचय, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और अगर कोई डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है या मैंने स्पीड में कर दी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथ परिचय, जिसमें सबसे पहला आता है संगीत रत्नाकर। तो बेसिकली मैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइंस पे मार्क करूंगी। अगर आपको कोई भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी लाइन इसमें से अच्छी लगती है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रही हूँ वही लिखना है, ठीक है। इसमें आता है संगीत रत्नाकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। संगीत रत्नाकर की जो रचना थी वो हुई थी पंडित सारंगदेव जी ने करी थी। और कब करी थी? 13वीं शताब्दी में। बेसिकली 13वीं शताब्दी का क्वेश्चन आता है कि संगीत रत्नाकर की रचना कब हुई थी, तो आपको बताना है 13वीं शताब्दी में हुई थी। किसने करी थी? पंडित सारंगदेव जी ने करी थी। पंडित सारंगदेव जी कश्मीर के ब्राह्मण थे और इनके पिताजी का नाम क्या था? श्री सोडेल, ठीक है, जो कि विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो कि राजा बल्लभ के दरबार में उच्च कर्मचारी थे, ठीक है। ऐसे महान गुणी व्यक्ति के घर पर पंडित सारंगदेव जी का जन्म एवं पालन पोषण हुआ था। पंडित जी ने सभी देवताओं की आराधना करी, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करा। अब यहाँ से कुछ लाइनें हैं जो कि थोड़ी कंफ्यूजिंग है, किसी बच्चे से याद ना भी हो, लेकिन अगर जिससे याद हो रही है तो वो याद करे, और जिनसे नहीं हो रही उनको मैं एक लाइन बता रही हूँ वो याद करनी है, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं कि पंडित जी ने सभी देवताओं की आराधना करी, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर संगीत रत्नाकर के अंतर्गत समाहित किया। संगीत रत्नाकर के अंतर्गत समाहित किया, संगीत रत्नाकर में समाहित किया, ठीक है। संगीत रत्नाकर को 7 अध्यायों में विभाजित किया गया है। विभाजित का मतलब क्या है? बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका स्वर अध्याय। स्वर अध्याय, इस अध्याय में सारंगदेव जी ने संगीत, नाद, मूर्छना आदि, अलंकार आदि का संपूर्ण वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है राग विवेक अध्याय, ठीक है। राग विवेक अध्याय ये आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि यह संगीत रत्नाकर का दूसरा अध्याय है। इसके अंतर्गत 264, ठीक है, क्या है ये, जो भी इसको हिंदी में बोलते हैं देख लेना, 264, ठीक है। इनका क्या हुआ है? रागों का वर्णन किया गया है, ठीक है। सभी रागों को 10 भागों में बांटा गया है, बस इतना, या फिर अगर आपसे इतना हो रहा है तो इतना कर लेना, ठीक है। यह संगीत रत्नाकर का दूसरा अध्याय है। इसके अंतर्गत 264 रागों का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है परीनकन वाद्याय, ठीक है। यह संगीत रत्नाकर का तीसरा अध्याय है, जिसमें उसने वाद्यकारों, ठीक है, वाद्यकारों का विवेचन किया है। विवेचन का मतलब होता है बताया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त उसने गायक अथवा गीत के गुण दोष भी बताए हैं, ठीक है। राग विवेक अध्याय में 264 रागों का वर्णन किया गया है। परीनकन वाद्याय के अंदर, इसके अंदर रत्नाकर का यह तीसरा अध्याय है, जिसमें उसने वाद्यकारों के 28 गुणों का विवेचन किया है, अतिरिक्त गायक अथवा गीत के गुण दोष भी बताए हैं। फिर आता है प्रबंध अध्याय। प्रबंध अध्याय में संगीत रत्नाकर का यह चौथा अध्याय है, जिसमें उसने उस समय इसमें सारंगदेव जी ने प्रबंध के विषय पे विचार किया है, ठीक है, प्रबंध के विषय पर विचार किया है। फिर आता है ताल अध्याय। ये रत्नाकर जी का 5वां अध्याय है, जिसमें उसने उस समय की प्रचलित तारों के बारे में विचार किया है, ठीक है। फिर आता है आपका वाद्य अध्याय। यह रत्नाकर जी का 6वां अध्याय है, जिसमें उसने उस समय की समस्त वाद्यों को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। अब ये करने की जरूरत नहीं है, ये जो लिख रखी है यहाँ पे आपको अगर करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। फिर आता है नृत्य अध्याय, जो कि रत्नाकर जी का 7वां अध्याय है। इसके अंदर जो रत्नाकर जी हैं उन्होंने सारंगदेव जी हैं उन्होंने नृत्य, नाट्य और नृत्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो सारंगदेव है उन्होंने रत्नाकर को 7 अध्यायों में विभाजित किया है। पहला आता है स्वर अध्याय, जिसमें उन्होंने स्वर, मूर्छना, अलंकार आदि का वर्णन किया है। फिर आपका आता है राग विवेक अध्याय। राग विवेक अध्याय रत्नाकर का दूसरा अध्याय है, जिसमें उन्होंने 264 रागों का वर्णन किया है, या फिर तुम कह सकते हो विवेचन किया है, ठीक है। वर्णन, ठीक है, वर्णन लिख लेना, ठीक है। परीनकन वाद्याय, ये रत्नाकर जी का तीसरा अध्याय है, जिसमें उसने वाद्यकारों के 28 गुणों का विवेचन किया है या वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त उसने गायक अथवा गीत के गुण दोष बताए हैं। चौथा आता है प्रबंध अध्याय। इनका पहला वर्ड पकड़ो सबका, ठीक है। देखो, राग विवेकाध्याय यानी कि उस दूसरा अध्याय जो है रत्नाकर जी का, उसमें बोला है राग विवेकाध्याय यानी कि 264 रागों का वर्णन किया है। परीनकन वाद्याय यानी कि 28 गुणों का विवेचन किया है, ठीक है, वाद्यकार के 28 गुणों का विवेचन किया है। प्रबंध अध्याय ये रत्नाकर जी का चौथा अध्याय है, जिसमें उसने प्रबंध के विषय पर विचार किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो चौथे में क्या आ रहा है? प्रबंध, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है?
प्रबंध के विषय में विचार किया है। फिर आता है ताल अध्याय, तालों पर विचार किया है या फिर इनके बारे में वर्णन किया है, ठीक है। वाद्य अध्याय, छठा जो है, ठीक है, यह रत्नाकर जी का छठा अध्याय है जिसमें उसने उस समय की समस्त वाद्यों को 4 भागों में बांटा है। जौन सा अध्याय है उसी के बारे में उसके अंदर लिखना है, ठीक है। जैसे कि नृत्य अध्याय, इसका पहला वर्ड क्या है, नृत्य, तो ये रत्नाकर जी का अंतिम अध्याय है और इसके अंदर उसने उस समय के नृत्य संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला है। फिर एक लाइन आती है इनमें, वास्तव में सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर की रचना करके एक कठिन और अद्भुत विलक्षण कार्य संपन्न किया है। यह ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह ग्रंथ संगीतकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा है ये संगीत रत्नाकर, ठीक है। अब बात करते हैं संगीत पाराजित। संगीत पाराजित किसने लिखा था, पंडित अहोबल। संगीत पाराजित पंडित अहोबल जी ने लिखा था और ये क्या है, हिंदुस्तानी संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना पंडित अहोबल जी ने लगभग 1650 में की थी, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत के निवासी थे। संगीत के प्रखंड पंडित थे, ठीक है। संगीत के इतिहास में इनका ग्रंथ कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अपने समय का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। इसके अंदर से इतनी लाइन ले ली। यहाँ से आप लिखोगे कि संगीत पाराजित का श्रुति स्वर प्रकरण पंडित अहोबल ने, ये लाइन रहने देना बेशक से, जो मैंने अभी जो डार्क में लिखी हुई है यहाँ से लिखना है कि पंडित अहोबल ने एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानते थे, ठीक है। और इनका नाम भी नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्वीकार देते। उन्होंने 7 शुद्ध स्वरों को उन पर स्थापित करने के लिए निम्नलिखित नियमों को अपनाया था, ठीक है। बेसिकली मुझे लगता है याद करने पड़ेंगे तो इनको भी याद कर लेना, ठीक है। ये MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। ये कितनी थी, 22 थी, ये MCQ में पूछी जाती हैं तो इसीलिए इनको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है अब इनके अंदर से थोड़ा थोड़ा कर लेना, ठीक है। स्वर की परिभाषा देते हुए लेखक लिखता है, जो अपने आप ही सुनने वाले के चित्त को आकर्षित करते हैं वो स्वर कहलाए जाते हैं। जैसे कि तुम गाना सुनते हो, कोई गाना तुम्हें इतना पसंद आ जाता है कि तुम उसे सुनते रहते हो, ठीक है, वो तुम्हें आकर्षित करता है। जैसे कि अभी हाल ही में लेटेस्ट गाना चल रहा है पाकिस्तानी झोल, जिसे मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। तो ऐसे ही कोई ना कोई गाना होता है, कोई ना कोई ऐसे स्वर होते हैं जो कि तुम्हें आकर्षित करते हैं, जो कि तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं। तो स्वर की परिभाषा देते हुए जो लेखक है वो यही कहते हैं कि कुछ ऐसे स्वर जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं वे स्वर कहलाए जाते हैं, ठीक है। सुनने वाले के चित्त को आकर्षित करते हैं वो स्वर कहलाए जाते हैं। फिर आता है श्रुति स्वर भेद। पंडित अहोबल जी श्रुति स्वर का भेद दर्शाते हुए कहते हैं कि श्रुति स्वर वह है जो सुनी जा सके, ठीक है। श्रुति और स्वर में अंतर होना आवश्यक नहीं है क्योंकि दोनों ही ध्वनि सुनी जा सकती है। फिर आता है वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे कई बार क्वेश्चन आया है, मैंने देखा है, तो बेसिकली ऑफ कोर्स आया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि पंडित अहोबल ने संगीत के इतिहास में इसीलिए भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया क्योंकि ये ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन से प्रथम पंडित है जिन्होंने स्वरों की स्थापना सबसे पहले करी थी, जिन्होंने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना सबसे पहले करी थी, वो आते हैं आपके पंडित अहोबल, ठीक है। फिर आता है वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी। ये तीनों अलग चीज़ें हैं, चारों, वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। इसमें क्या आता है कि जिस स्वर के राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयोग होते हैं, जो स्वर राग में अन्य स्वरों की उपेक्षा अधिक प्रयोग होते हैं उसे राजा की उपाधि दी जाती है, उसे वादी कहते हैं। तथा वादी स्वर से 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पर जो स्वर पड़े उसे संवादी कहते हैं। वादी संवादी के अतिरिक्त जो स्वर राग में लगे उन्हें अनुवादी स्वर कहते हैं। वर्जित होने पर भी जो स्वर लगे उसे विवादी कहते हैं। सिंपल। यहाँ पे जाके तुम्हारा जो कौन सा ग्रंथ है, ये संगीत पाराजित ग्रंथ कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है जो नहीं आया समझ में या मैंने कुछ स्पीड में बोल दिया है तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देख लेना, या फिर अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।